चिराग आवाज अड्डा में बैठे लो। बिहार पर बात हो रही है, जहां पर आज चुनावी शंखनाद हो गया है। तारीखों का ऐलान हो गया है। नवंबर में चुनाव 2 चरणों में, 14 को आएगा नतीजा। और अब हम भी बातचीत कर रहे हैं खुलकर कि भाई क्या किसकी तैयारी है और क्या तस्वीर निकलकर आ रही है। ब्रेक से पहले काफी सारी बातें हुई, तो नवल जी काफी आरोप लगा दिए अजय जी ने आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के, और नीतीश जी पे डायरेक्ट हमला भी, और एक और वो जो शराबबंदी जो कि आपकी फ्लैगशिप योजना थी, उस पर भी बीच बीच में देखिए सवाल तो उठे हैं कि शराब माफिया एक्टिव है, शराबबंदी नाम की है, होता कुछ नहीं है, बीच में डेथ्स भी हुई कुछ। क्या जवाब रहेंगे सर इनके? बिल्कुल बिल्कुल, उतना ही धैर्यपूर्वक हमें भी सुनिएगा और उतना ही समय हमको भी दीजिएगा। विपिन बाबू, आपसे निवेदन है। चलिए, तो राहुल गांधी जब से कांग्रेस पार्टी के केंद्र में आए हैं, तब से उक्का बुक्का सारे कांग्रेस पार्टी के नेता उक्का बुक्का खेलने की कला में पारंगत हो गए हैं। आप लोग ये बोल रहे हैं उक्का बुक्का, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं समझ इसका मतलब क्या है, ये उक्का बुक्का और वो आगे की जो भी लाइन है। मैं समझा दे रहा हूं। मैंने क्या बताया कि राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस के केंद्र में आए हैं, सेंटर में आए हैं, तब से कांग्रेस वाले उक्का बुक्का खेलने में ज्यादा पारंगत हो गए हैं। चलिए, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। अरे नहीं नवल जी देखिए, ये लोकल लैंग्वेज में होगा। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ये डिबेट इंडिया में सुन रहे हैं, वो मतलब जानना चाह रहे हैं कि भोजपुरी भाषा या जो भी है उसमें मतलब क्या है इसका। एक ग्रामीण खेल है जो खेला जाता है। अच्छा, ओके। राहुल गांधी जी के संदर्भ में मैंने बोला तो ये बढ़िया से समझ गए होंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आप इसकी चिंता ना करें। चलिए, इन्होंने बताया कि चीनी मिलें बंद हुई। बस एक एक लाइन में सबका जवाब दे रहा हूं। चीनी मिलें बंद हुई, देखिए कब चीनी मिल बंद हुई उपाध्याय साहब? समस्तीपुर की चीनी मिल कब बंद हुई थी? 1985 में। चलिए आगे बढ़िए। चनपटिया चीनी मिल कब बंद हुई? 1994 में। मोतिहारी चीनी मिल कब बंद हुई? 1994 में। मधुबनी की लोहट मिल कब बंद हुई? 1996 में। मुजफ्फरपुर का मोतीपुर चीनी मिल कब बंद हुआ? 1997 में। तो धिक्कार है आपके शासन प्रणाली को कि जो बिहार एक जमाने में महाराष्ट्र से भी बड़ा चीनी उत्पादक था, 15 चीनी मिलें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में बंद हुई थी, और पूरा डेटा और आंकड़ा मेरे पास मौजूद है। चलिए आगे बढ़िए। इन्होंने बताया सम्राट चौधरी जैसे लोगों का उदाहरण देकर कि परिवारवाद, श्रीमान, परिवारवाद वो नहीं होता है। परिवारवाद का मतलब होता है कि किसी पार्टी के शीर्ष पद का हस्तांतरण यदि उसके वंश में होता है तो ये परिवारवाद है। जैसे गांधी का पुत्र गांधी होगा, सत्ता जाएगी लालू जी के हाथ से तेजस्वी जी के हाथ में, तब तो ऐसे भारत की सारी पार्टियों में किसी पिता का पुत्र एमएलए मिल जाएगा, किसी का पुत्र किसी पद पर मिल जाएगा। वो परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। अपने परिवारवाद को ढकने के लिए परिवारवाद की परिभाषा को विकृत मत कीजिए जनाब। तीसरी बात, आपने बात की कि बिहार पर कर्ज बढ़ गया है। आपसे सुनिए ना, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। अजय बाबू, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। आपने बोला कि बिहार पर कर्ज बढ़ा दिया। अर्थशास्त्र सुनिए ना, सुनिए, अर्थशास्त्र की सामान्य समझ है ना आपको? किसी भी राज्य में FRBM एक्ट कहता है कि GSDP के कुल अनुपात में 40% कर्ज होना चाहिए। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट कितना होना चाहिए? याद कीजिए और सीखिए। FRBM एक्ट के तहत कुल GSDP का 40%। लालू जी के जमाना में कितना था? 53%। नीतीश कुमार जी के जमाना में कितना है? 30.5%। और चले हैं अर्थशास्त्र की शिक्षा देने। अगली बात, करप्शन की बात। आज तक नीतीश कुमार के दामन पर किसी ने भ्रष्टाचार का दाग लगाया? राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं। तेजस्वी यादव चार्जशीट हैं IRCTC घोटाले में। 420 के आरोपी हैं तेजस्वी यादव। और मैं सुनाता हूं इनके भ्रष्टाचार की कथा। इन्हीं के मुख्यमंत्री थे बिहार में जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा के बारे में कहावत प्रचलित था कि मिश्रा जी को जब तक सुबह में 5 लाख नहीं आता है, मिश्रा जी ब्रश नहीं करते हैं। और मिश्रा जी पर आरोप लगा था कि पटना में गांधी मैदान को बेचने के लिए बात कर लिए थे, और पटना रेलवे स्टेशन को बंधक रखने के लिए बात कर लिए थे, और ये पलायन पर बोल रहे थे। जरा पूछिए विपिन बाबू कि बिहार में माल भाड़ा समानीकरण आपने क्यों लागू किया? 50 लाख करोड़ चूसा इन लोगों ने बिहार को, कांग्रेस के नेताओं ने, और माल भाड़ा समानीकरण की नीति ने बिहार की आर्थिक संभावनाओं का गला घोट दिया, और बची खुची कसर लालू यादव जी ने अपने घोटाले से पूरी कर दी। तो कांग्रेस और लालू यादव दोनों ने मिलकर बिहार को आम के गुठली की तरह चूसा और चूस के फेंक दिया, और अभी ये चले हैं बिहार के विकास के हिमायती बनने। ठीक है पॉइंट है। मैं और बता नहीं,
अभी इनके आरोप खत्म नहीं हुए और मेरा जवाब भी खत्म नहीं हुआ। मेरा जल्दी कर लीजिए, हाँ, क्योंकि अब फिर समय नहीं बचेगा। जी जी, मेरा जवाब भी खत्म नहीं हुआ है। ग्रोथ रेट 2003 में -5 -5 1 पॉइंट, अभी ग्रोथ रेट कितना 14.47%। और मैं आपको 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है, 100% ग्रामीण बसावटों में सड़क पाने का लक्ष्य है। बिहार के गांव, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जाइए देखिए, कांग्रेस के जमाने के सरकारी विद्यालय को देखिए और नीतीश कुमार जी के जमाने के सरकारी विद्यालय को देखिए। अरे नहीं दिख रहा है विकास तो कोस क्यों रहे हैं? रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए और अच्छाइयों के लिए पीठ ठोकना भी सीखिए। आपकी रचनात्मक आलोचना का सदैव स्वागत है, लेकिन अपने आंख का चश्मे का पावर। जी ठीक है, आप क्विकली सज्जन जी अब जो बात हो रही थी, राइट टू रिप्लाई 10 सेकंड दे दीजिए। जी जी, मैं आऊंगा आपके पास भी आ जाऊंगा सज्जन जी, क्योंकि मैं फिर उनके पास जा ही नहीं पाऊंगा। सज्जन जी मुझे बताइए कि जो अभी बात हो रही थी, भीड़ भी बहुत जुटी, राहुल गांधी ने SIR का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जो मैं सवाल मैंने उनसे भी पूछा, क्या और आपने भी जो उठाया था, क्या उसका रोल कुछ दिखेगा बिहार चुनाव के अंदर? उसके आधार पर वोट पड़ेंगे? विवेक जी, बात तो ये कि भीड़ कितनी जुटी ये चुनाव में सफलता का पैमाना नहीं है, क्योंकि जहां पे राजद और विपक्ष की तमाम पार्टियां, कांग्रेस भिड़ जाए, भीड़ तो अब जुटा ही लेंगे। भीड़ तो बहुत सारे प्रशांत किशोर की रैलियों में भी जुटी है और बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो कि बाहर से इंटरवेंशन करते हैं, वो भी जुटा लेते हैं। सवाल ये है कि क्या SIR का मुद्दा वोट के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? अब यहां देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो हरियाणा में और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, इन सब में आप देखेंगे कि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव जीता गया है। राष्ट्रीय मुद्दे, जो पहले का जो स्ट्रेटजी होता था कि आप असेंबली इलेक्शन को भी एक नेशनल इश्यूज पे लड़ते थे, वो बीजेपी वो करती थी, लेकिन बीजेपी के स्ट्रेटजी में चेंज देखिए और उसमें सफलता भी मिल रही है। हरियाणा का मुद्दा आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, आप दलितों के अधिकार के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, वहां बीजेपी जाट बनाम गैर जाट के मुद्दे पे कैंपेन, मतलब जीत को लगभग खींच के ले गई। उसी तरीके से महाराष्ट्र में आप देखिए, वो लाडकी बहन का है, उसी तरीके से तमाम जो लोकल स्थानीय समीकरण है उनको साधने का है, मराठा बनाम जो तमाम पिछड़े हैं उनको साधने का है। अब ऐसी स्थिति में बिहार जैसे राज्य में आप SIR का मुद्दा उठाइए, लेकिन उसके साथ प्रधानता जो है यहाँ की स्थानीय मुद्दों को देनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि 1.5 महीने तेजस्वी ने, और मुझे ये तेजस्वी यादव के लिए अफसोस होता है, 1.5 महीने में उन्होंने एक नेशनल नैरेटिव, जो केवल बिहार का नैरेटिव नहीं है लेकिन बिहार का मुख्य नैरेटिव, आप ग्राउंड पे घूम जाए आपको दिखेगा कि जब तक आप SIR के बारे में लोगों से पूछे नहीं तब तक इसके बारे में जिक्र नहीं होता है। और उस पीरियड में नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया है? वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया, 1 करोड़ जीविका दीदी वाली स्कीम को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए अकाउंट में चले गए, तो वेलफेयर स्कीम गया। तो ऐसी स्थिति में जब नैरेटिव स्थानीय मुद्दों पे घेरने की तैयारी होनी चाहिए थी, आपने एक ऐसे मुद्दे का जिसका थोड़ा बहुत जो ऑलरेडी एंटी बीजेपी या एंटी NDA है उनको तो लगा होगा कि चलो बहुत अच्छा है, तो डिस्कोर्स बनाम स्कीम की जो कवायद थी उसमें मुझे लगता है कि पहले ही आप देखिए कि नीतीश कुमार ने 2020 में उन्हें चिराग पासवान से जो डैमेज हुआ था उसकी पूर्ति NDA में हो चुकी है, लेकिन जो महिलाओं में, अति पिछड़ों में, महादलितों में जो थोड़ा बहुत आकर्षण एंटी इनकम्बेंसी के कारण तेजस्वी में था, तेजस्वी उस मोमेंटम को इस बार बिल्ड करने में ही फेल रहे, क्योंकि वो पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे, पायलट सीट पे कांग्रेस और राहुल गांधी। ठीक है, मुझे लगता है कि एक सुनहरा मौका खो गया। जी प्रेम जी क्विकली, क्योंकि सज्जन भी लेके आए, मेरे मन में भी सवाल वही था कि इतना लंबा शासनकाल, एंटी इनकम्बेंसी फिर आ ही जाती है, क्योंकि जनता को फिर कमियां दिखना शुरू होती हैं और बहुत सारी चीजें, क्या वो फैक्टर नलीफाई हो जाएगा? जैसे अभी सज्जन ने कहा कि मौका था लेकिन गया। म्यूट पर है सर। देखिए, मौका अब भी है, और जब मुद्दे की बात करते हैं, SIR बोलने से जनता जरूर नहीं समझती है, लेकिन वोट चोरी बोलने से जनता समझती है। और जैसे अब मदर ऑफ इलेक्शन आप बिहार को बोल रहे थे, वैसे हम इश्यूज में मदर ऑफ इश्यूज बोल रहे हैं वोट चोरी को। ये सिर्फ एक इशू नहीं है, ये मदर ऑफ इश्यूज है कि अगर वोट चोरी से सरकार बनेगी तो फिर वो सरकार जनता के प्रति कैसे जिम्मेदार हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है, बोलने का, रिएक्ट करने का तरीका है। कई लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, NDA के समर्थक हैं, वो भी कहते हैं भाई जीतेंगे तो हम ही
भाई जीत के तो हम ही आएंगे चाहे जैसे भी आए। बहुत सारे न्यूट्रल लोग हैं, बोलते हैं यार कुछ कर लो, भाई बीजेपी तो कैसे भी जीत का जुगाड़ कर ही लेगी। लेकिन इन सारी प्रतिक्रियाओं में वो बात ध्वनित होती है कि वोट चोरी है। इसलिए वोट चोरी बोल करके मुद्दा ना हो, लेकिन वोट चोरी साइलेंटली सबके दिमाग में ये मुद्दा है। जी विपिन जी, तो वोट मिलेगा इस पर? डेफिनेटली देखिए, ये डिफाइन नहीं कर सकते आप। ये साइलेंटली सब लोग, इवन बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग, न्यूट्रल लोग, सब लोग मान रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है या हम जीतेंगे ही। तो ये साइलेंटली जब वर्क कर रहा है तो जनता में भी ये साइलेंटली वर्क करेगा। कितना है इसका पैमाना हम आज मापने की स्थिति में नहीं है, ये बात सच है।